नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं? सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार सभी का स्वागत है क्लास के अंदर। और मैं हूं आपके साथ सुनील। तो जिस प्रकार से लगातार हमारी सीरीज चल रही है और हमने एक प्रकार से अगर मैं कहूं तो जो मिडाइवल हिस्ट्री है उसका एक पार्ट दिल्ली सल्तनत को हमने अच्छे से कंप्लीट किया था। और आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है मुगल वंश। और मुगल एम्पायर जो है अपने आप में वंश तो एक ही है, लेकिन उसके अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी जो शासक है वो बहुत सारे हमें पढ़ने होते हैं। और मुगल वंश से अगर हम खास करके जैसे बात करें तो जो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक का समय है वहां से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो पीछे जितने भी सेशन हुए हैं आप लोगों ने उनको देखा होगा और अच्छे से नोट डाउन किया होगा। तो एक बार जो बच्चा पहली बार यूट्यूब पे आया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए। आइए फिर क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। और जो हमारी क्लास आज की रहने वाली है उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल वंश। तो पहले कुछ बेसिक चीजें हैं मुगल वंश के बारे में ਆਪਾਂ कवर करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर जो मुगल एम्पायर है या ये मुगल वंश है, इसकी शुरुआत जब होती है तो वो समय कौन सा है तो आपको पता होना चाहिए। मुगल वंश जो रहा था ना, एक प्रकार से अगर मैं कहूँ कि 1526 में इसकी शुरुआत होती है। और ये वैसे लगभग तो चला था 1857 ईस्वी तक का जो समय है ना वहां तक क्या चलता है, मुगल वंश चलता है भाई। ठीक है ना। अब 1526 से लेकर के 1857, लेकिन आपको एक बात समझनी है। इस बीच में अगर मैं कहूं, जैसे आप यहाँ पे साइड में लिखेंगे प्रकार से कि बीच के अंदर ना एक अलग से वंश आया था जिसका नाम क्या रहेगा, सूरी वंश आया था भाई। ठीक है ना। शेरशाह सूरी का नाम आपने सुन रखा होगा। और शेरशाह सूरी ने सूरी वंश की जो स्थापना की थी वो कब की थी, तो वो 1540 के अंदर शुरुआत करता है। और ये जो सूरी वंश है ना ये 1555 तक रहा था भाई। ठीक है ना। तो बीच में आप ये कह सकते हैं कि जब मुगल वंश चल रहा था तो बाबर के जाने के बाद में हुमायूं आता है। और हुमायूं के बाद में क्या होता है, यानी हुमायूं जब दिल्ली का बादशाह बनता है तो वो समय कौन सा है, 1530 का है। और 1530 से 1540 तक रहा था। उसके बाद एक बार ये व्यक्ति यहाँ से भागने, मतलब कहने का मतलब इस देश को छोड़ करके भागा था। उसके बाद पीछे से शेरशाह सूरी है और शेरशाह सूरी ने ही युद्ध लड़े थे इसके साथ में, फिर इसको भगाया था यहाँ से। तो शेरशाह सूरी ने क्या काम किया, सूरी वंश की स्थापना की थी। और सूरी वंश जो बीच में 15 वर्ष के लिए रहा था भाई। उसके बाद फिर से कौन सा वंश शुरू हुआ था, तो ये मुगल वंश ही शुरू हुआ था। ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि अगर बीच में से ये जो 15 वर्ष का समय है ये निकाल दिया जाए तो इन्होंने लगभग कितने समय तक शासन किया है, तो 316 वर्ष का जो शासन है भाई। 316 वर्ष का जो शासन काल है ना, ये किनका है, तो ये मुगल वंश का है, याद कर लेना यहाँ पर। ठीक है। अब जो मुगल वंश है इसके अंदर अगर हम बात करें कि इसका जो फाउंडर है, इसका जो संस्थापक है ये कौन रहा था, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भाई। तो मुगल वंश का जो संस्थापक रहा था जहीरुद्दीन बाबर ना का नाम सुन रखा होगा, या मैं यहाँ पे लिख दूं बाबर। ठीक है। और बाबर जब दिल्ली का बादशाह बनता है भाई, तो ये व्यक्ति का जो टाइम पीरियड रहेगा ये 1526 में तो आता है। और 1526 से लेकर के ना 1530 तक क्या रहा था, ये दिल्ली का बादशाह रहा था। और 1530 में क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है, इस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। ठीक है। अब बाबर के बारे में पहले कुछ बेसिक चीजें हैं वो कवर करते हैं। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए बाबर जो है ना, एक प्रकार से देखो इस व्यक्ति का वंश जो है ना वो कौन सा है, तो ये चतगाई वंश से है भाई। बाबर का जो वंश है ना अपने आप में वो कौन सा है, तो वो चतगाई वंश ही है। आप यहाँ पे एक नाम लिखा देख रहे हो ना, मुगल वंश। एक्चुअल में जो ये मुगल शब्द है ना ये आया ही कहाँ से है, ये मंगोलों से आया है भाई। ठीक है ना। ये मंगोल से उत्पन्न हुआ है, ये मुगल शब्द है ना, ये किस से उत्पन्न हुआ है, ये अपने आप में मंगोल से उत्पन्न हुआ है भाई। मंगोल से उत्पन्न हुआ शब्द है ये कौन से वाला, मुगल यहाँ पर। और चतगाई वंश का है कौन, बाबर। बाबर के पिता से क्वेश्चन आ सकता है तो आपने बता देना है कि बाबर के पिता का जो नाम है वो क्या रहेगा। बाबर के पिता का जो नाम है वो क्या रहेगा भाई, तो पिता का नाम है उमर शेख मिर्जा। बाबर के जो पिता का नाम है ना वो क्या है, तो उमर शेख मिर्जा। ठीक है। और उमर शेख मिर्जा जो है ना, यानी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर अपने पिता की तरफ से क्यों किसका वंशज था,
तो ये तैमूर का वंशज है भाई, तैमूर का वंशज, यानी बाबर अपने पिता की तरफ से किसका वंशज है, तैमूर का वंशज है। ऐसे ही क्वेश्चन आए कि बताइए बाबर की जो माता है वहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपने नोट कर लेना यहाँ पर बाबर की माता का जो नाम है ना वो क्या था यहाँ पर। तो अलग अलग बुक में अलग अलग दिया होता है, लेकिन आप ठीक से लिखे तो कुतलुग निगार खानम जो है ना वो इसकी माता का नाम था भाई, कुतलुग निगार खानम ये इसकी माता का नाम है, ठीक है। और बाबर अपनी माता की तरफ से चंगेज का वंशज था भाई, है ना, चंगेज का वंशज। कि बाबर अपने पिता की तरफ से कौन है, तैमूर वंशीय है, और बाबर अपने माता की तरफ से क्या है, चंगेज वंशीय है। अपने पिता की तरफ से अगर मैं कहूं कि जो तैमूर वंश है ना इसकी कौन सी पीढ़ी है, तो 5वीं पीढ़ी है, और अपनी माता की तरफ से कौन सी पीढ़ी है, तो 14वीं पीढ़ी है भाई, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख लेना यहाँ पर, तैमूर का वंशज का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो 5वीं पीढ़ी है ना, 5वीं पीढ़ी है भाई ये, ठीक है, पिता की तरफ से। और माता की तरफ से अगर आपसे पूछ ले कौन सी पीढ़ी है, तो ये 14वीं पीढ़ी है भाई, ठीक है ना, 14वीं पीढ़ी, 14वीं पीढ़ी है, ठीक है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और अगर हम लोग बात करना चाहें यहाँ पर जो बाबर है इसका समय तो भारत के अंदर 1526 से 1530 तक रहेगा। तो अपन देख लिया कि चतगाई वंश है और पिता का नाम उमर शेख मिर्जा है। और ये जो उमर शेख मिर्जा है ना इनके बारे में जब भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि इसके जो पिता है, ठीक है ना, इसके पिता की जो मृत्यु होती है तो वो मृत्यु कब होती है, वो 1494 ईस्वी के अंदर हो जाती है भाई, ठीक है ना, 1494 के अंदर इसकी जब पिता की मृत्यु होती है। तो बाबर एक ऐसा शासक रहा जिसको अपने ही क्षेत्र के अंदर या अपने ही साम्राज्य के अंदर मैं कहूं तो एक संघर्ष करना पड़ा था शुरुआती समय के अंदर। कहने का मतलब अपने ही जो निजी लोग हैं, कहने का मतलब जैसे इसके चाचा है, इसके जो मामा है, उनके साथ इस व्यक्ति का संघर्ष रहा था, ठीक है। आप देखेंगे ऐसा क्यों हुआ था, या इससे पहले जो मैंने आपको एक वंश पढ़ाया है कौन सा, लोधी वंश, वो लोधी वंश के अंदर हमने देखा था कि इब्राहिम लोधी वो शासक है जो एक तो युद्ध भूमि के अंदर मारा गया था, और दूसरा हमने देखा कि इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ में क्या हो जाता है, दिल्ली सल्तनत का एंड हो जाता है ना। दिल्ली सल्तनत जिसकी शुरुआत 1206 से लेकर के 1526 तक चली थी, तो 5 वंश में वो कंप्लीट होती है। और उसके बाद एक प्रकार से आप पढ़ते हैं कि जब पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था ना, तो वो आप पढ़ेंगे अभी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। तो जब इब्राहिम लोदी का टाइम पीरियड चल रहा है ना, जब दिल्ली का बादशाह कौन है, इब्राहिम लोदी है। तो अपन ने इब्राहिम लोदी के समय के अंदर पढ़ा था कि दो व्यक्ति है जिनका नाम है, एक तो आलम खां है, एक दौलत खां है। वो स्पेशल व्यक्ति दो आते हैं जिन्होंने स्पेशली कहते हैं कि आमंत्रित किया था किसको, बाबर को, कहां पर आने के लिए, भारत में आने के लिए और दिल्ली के ऊपर आक्रमण करने के लिए। तो अपन ने वहां पर यह देखा था कि राणा सांगा का नाम भी साथ में आता है, साथ में, है ना। किसी किसी बुक में लिखा मिल सकता है कि स्पेशल जो ज्यादा भाग है या ज्यादा इनवाइट वाला जो सिस्टम है वो आता है किसके नाम पे है, राणा सांगा के नाम पे आता है। लेकिन अब किसी बुक में लिखा मिल सकता है कि एक्चुअल में ऐसा नहीं था, तो दो व्यक्तियों के नाम ही आते हैं, दौलत खां और आलम खां भाई, ठीक है। ये सब बातें आपको अच्छी प्रकार से पता यहाँ पर होनी चाहिए। तो अपन ने देख लिया कि जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो याद रखना कि यहाँ पर 1494 के अंदर इसकी मृत्यु हुई। और बाबर का जो जन्म है ना इसके बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए भाई तो पूछ सकता है, यहाँ पे लिख लेना यहाँ पर बाबर का जो जन्म है ये कब होता है। तो बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को भाई, है ना, 14 फरवरी 1483 के अंदर बाबर का जन्म होता है, ठीक है। ये बातें आपको अच्छी प्रकार से यहाँ पर पता होनी चाहिए भाई। 1483 के अंदर क्या होता है, इसका जन्म होता है। और जन्म जो है ना ये जिस प्रांत के अंदर हुआ था, पढ़ने में आता है ना कि बाबर कहाँ का शासक था, फरगना प्रांत का। और ये फरगना प्रांत उस समय कहाँ पर पड़ता है, उज्बेकिस्तान के अंदर पड़ता है। ये कहाँ पर पड़ता है, उज्बेकिस्तान, उस समय का उज्बेकिस्तान अपन कहेंगे उसको, ठीक है, फरगना प्रांत में। और देखो 1483 में इसका जन्म हुआ है,
और इसके पिता की मृत्यु कब हुई? 1494 के अंदर। मतलब अपने पिता की जब मृत्यु होती है तो इसकी उम्र कितनी है? 11 वर्ष। तो 11 वर्ष की उम्र में अगर मैं कहूं इसका जो साथ दिया है ना यहाँ पर, तो वो किसने दिया है? तो बाबर की दादी का नाम भी आपको पता होना चाहिए भाई। बाबर की दादी का जो नाम है ना वो क्या था? वो था भाई एहसान दौलत बेग। नाम क्या रहेगा? एहसान दौलत बेग। ऐसा पढ़ने में आता है कि एहसान दौलत बेग ने ही सो साथ दिया था। अपन लिखेंगे यहाँ पर एहसान दौलत बेग ने बाबर का साथ दिया था। बाबर का साथ दिया था यहाँ पर, ठीक है ना। अब बाबर का साथ दिया था इसका मतलब क्या हुआ? तो मैंने आपको बताया कि जब इसके पिता की मृत्यु हुई 1494 के अंदर, ठीक है ना, जब इसके पिता की मृत्यु होती है ना तो अपन यहाँ पे लिखेंगे कि बाबर के खिलाफ जो है ना एक प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा था। बाबर के खिलाफ जो है ना एक प्रकार का जो षड्यंत्र है वो रचा जा रहा था, यानी इसको बादशाह बनने से रोका जा रहा है। तो किसके द्वारा? तो अगर मैं कहूं कि बाबर के जो चाचा है वो है और बाबर के जो मामा है भाई वो है, ठीक है ना। तो इन्होंने एक प्रकार से षड्यंत्र किया है। तो इन्हीं के खिलाफ में तो इसकी जो दादी है इसने साथ दिया है, और वहां का जो फरगना प्रांत की जो राजगद्दी है इसके पिता के जाने के बाद में वो किसको सौंपती है? यानी किसको? बाबर। तो बाबर चतकाई वंश है और 1526 में जब भारत के अंदर आएगा तो 4 युद्ध भारत के अंदर करता है। 4 युद्ध भारत के अंदर आने के लिए करता है। किसी बुक में आप देखोगे ना कि बताइए बाबर ने कुल कितने युद्ध किए थे, तो आप यहाँ पर एक नोट बना करके लिख सकते हो बाबर ने टोटल भारत में 4 युद्ध किए थे, लेकिन भारत से बाहर कितने किए थे? 4। तो अपन लिखेंगे बाबर ने कुल 8 युद्ध किए थे भाई। बाबर ने कुल कितने युद्ध किए हैं? कुल 8 युद्ध किए थे, ठीक है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए अच्छी प्रकार से। आइए नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। अगर हम बात करना चाहे यहाँ पर नेक्स्ट बात बाबर के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू बाबरनामा, अकॉर्डिंग टू बाबरनामा भाई, अकॉर्डिंग टू बाबरनामा, बाबर कहता है कि जब मैं भारत के अंदर एंटर करता हूं ना तो यहां पर कुल मिलाकर के 2 तो क्या है कि यहाँ पर जो हिंदू साम्राज्य है वो चल रहे हैं, और 5 के लगभग ऐसे हैं जिनको अपन मुस्लिम साम्राज्य के नाम से जानते हैं। जैसे बहमनी साम्राज्य है, जैसे दिल्ली है, जैसे इस प्रकार से ये जो 5 रहे थे वो अलग थे, बंगाल का एरिया था। लेकिन जो हिंदू साम्राज्य है ना वो आपको याद कर लेने अच्छी प्रकार से। अकॉर्डिंग टू बाबरनामा, बाबर लिखता है कि जब मैं भारत में एंटर करता हूं ना तो भारत में 2 तो हिंदू साम्राज्य है भाई, 2 तो हिंदू साम्राज्य है। अब वो कौन कौन से तो आपने याद कर लेने हैं। पहला कौन सा रहेगा यहाँ पर? तो पहले का नाम है यहाँ पर मेवाड़, और मेवाड़ के जो राजा है वो कौन है? तो राणा सांगा जी है, राणा सांगा है। और एक यहाँ पर कौन सा रहेगा? तो एक है विजयनगर, एक कौन सा है? विजयनगर है। और विजयनगर की जो राजा है वो कौन है? तो कृष्ण देव रॉय है, कृष्ण देव रॉय है, ठीक है, याद कर लेना भाई, ठीक है। बाबरनामा जो है ना ये क्या है? तो बाबरनामा इसकी एक आत्म कथा है भाई, ठीक है, जो खुद बाबर ने लिखी थी। तो ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाबरनामा जो है ना ये कौन सी भाषा के अंदर लिखी गई थी, तब पर लिखेंगे यहाँ पे चतगाई तुर्क, यानी चतगाई जो तुर्की लैंग्वेज है ना, तुर्की भाषा, उसके अंदर इसको लिखा गया था। किसको? बाबरनामा को। क्वेश्चन आ सकता है बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? ऐसे वाला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है भाई। तो आपने बता देना है बाबरनामा का जो फारसी में अनुवाद किया गया है वो एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम था अब्दुर रहीम खान खाना, अब्दुर रहीम
खान ए खाना, खान ए खाना। अब आप कहोगे कि ये व्यक्ति कौन है, तो अब्दुल रहीम खान ए खाना, साथ में एक और व्यक्ति का नाम आता है, पायदा खां का नाम भी यहाँ पे आता है भाई, ठीक है ना, पायदा खान। तो ये वो दो पर्सन हुए हैं जिन्होंने किसका, बाबरनामा का फारसी के अंदर अनुवाद किया है भाई, ठीक है। अब अब्दुल रहीम खान ए खाना आप पढ़ेंगे किसके टाइम पीरियड में, जब अकबर का टाइम पीरियड आता है। तो अकबर के टाइम पीरियड में एक पर्सन है जिसका नाम है बैरम खान, और बैरम खान ही वो पर्सन है जो अकबर का 4 वर्ष तक संरक्षक भी रहेगा, और उसी बैरम खान के पुत्र का नाम क्या आता है, अब्दुल रहीम खान ए खाना। उसी ने क्या काम किया था, इस बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। और ये व्यक्ति अकबर के 9 रत्नों में से एक रहेगा, कौन, अब्दुल रहीम खान ए खाना भाई, ठीक है। ये जो सब बातें मैं करवा रहा हूँ इनको अच्छे प्रकार से नोट कर चलना, एक एक चीज जो हमने पढ़ी है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, और किसी प्रकार की यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा भाई, ठीक है। आइए अब देखते हैं कि बाबर जब अपने अभियान शुरू करता है ना, बाबर ने अपने टाइम पीरियड में जो प्रथम अभियान चलाया था भाई, प्रथम अभियान जो चलाया था ना इसने, वो कब चलाया था इसने, तो आप लिखेंगे कि यहाँ पे बाबर जब 1494 के अंदर इसके पिता की जब मृत्यु हुई, तो उसके बाद में ही इसने एक प्रकार से जो अभियान है वो शुरू किए थे। वो किसके लिए शुरू किए थे इसने, तो वो समरकंद के लिए शुरू किए थे भाई, है ना, समरकंद। तो इसने समरकंद का अभियान चलाया था, और ये समरकंद का जो अभियान है ना, ये कब चलाया था इसने, ये 1494 ईस्वी के अंदर ही तो चलाया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सफल हुआ था क्या, नहीं, ये क्या होता है, ये असफल ही होता है यहाँ पर, ठीक है ना, ये क्या होता है, असफल होता है। अब देखो बाबर के पास में ना, कुछ जब ये साम्राज्य को संभालता है, कुछ समय बीतता है, तो ये जैसे मंगोल है तो उनसे, जो चंगेज जो है उनसे, कहने का मतलब था कि ये ऐसा पर्सन हुआ है जिसने भारत के अंदर एक अलग से नीति है जिसको बोलते हैं तुलगुमा नीति, उस तुलगुमा पद्धति का प्रयोग ये भारत के अंदर भी करेगा। और अकॉर्डिंग टू बाबरनामा, यानी बाबरनामा के अंदर से लिखता है कि बारूद का प्रयोग तो मैंने बहुत पहले ही भारत से बाहर ही कर लिया था, भारत के अंदर जब ये आता है ना तो ये तोप खाने का प्रयोग करता है, बंदूकों का प्रयोग करता है। यहाँ पे तो पढ़ेंगे अपन, समरकंद का जो पहला अभियान है इसका वो असफल रहा था इसका, तो नोट इसको कर लेना भाई, ठीक है। दूसरा अगर मैं कहूं कि इसने जो अभियान है वो कब तक किया था इसने, तो वो 1497 के अंदर किया था। ठीक है ना, आप लिखेंगे यहाँ पर 1497 में दूसरी बार प्रयास किया इसने, 1497 के अंदर दूसरी बार प्रयास किया था इस व्यक्ति ने। तो यहां पर ऐसा कहा जाता है कि लगभग ये 3 माह तक ही शासन कर पाया था भाई, ठीक है ना, 3 माह तक ही इसको कंट्रोल में कर पाया था, किसको, समरकंद को। फिर वापिस इसे छीन लिया गया था, और बाबर ने फिर तीसरी बार जो प्रयास किया था ना, वो प्रयास किया गया था 1501 में, किसके लिए, समरकंद के लिए। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि इसने तीसरी बार जो प्रयास किया है भाई, तीसरी बार जो इसका प्रयास रहा ना, वो अगला जो प्रयास रहेगा वो टोटल 8 महीने तक इसके कंट्रोल में रहा था भाई, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये 1501 में समरकंद के ऊपर आक्रमण करता है ना, तो ये आक्रमण करने के बाद समरकंद इसके अधिकार में आ गया, और ये समरकंद कितने समय तक इसके अधिकार में रहा था, 8 महीने तक इसके अधिकार में रहा था। तो ये तो बात हुई समरकंद की यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूं कि बाबर का जो नेक्स्ट अभियान है वो कौन सा रहेगा भाई, तो बाबर ने एक प्रकार से, तो 1504 के अंदर जो काबुल है भाई, ठीक है, नेक्स्ट जो टाइम पीरियड है बाबर का कौन सा है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 1504 में इसने एक और अभियान चलाया है, 1504 ईस्वी में, वो था काबुल के ऊपर अधिकार, काबुल पर, ठीक है। और काबुल के ऊपर जब इसका अधिकार हो जाता है तो उसके बाद समय जो रहेगा ना वो आता है 1507 का। तो लिख लेना यहाँ पर 1507 ईस्वी के अंदर बाबर ने पादशाह की उपाधि को धारण किया था भाई। बाबर क्या काम करता है, पादशाह की
उपाधि को धारण करता है भाई, उपाधि को धारण करता है। तो ये बात किसकी है? तो ये बात बाबर की है, नोट कर लेना यहाँ पर, ठीक है ना। तो बाबरनामा के बारे में मैंने आपको बता दिया। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि बताइए बाबरनामा का फारसी के अंदर अनुवाद किसने किया था। आप मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आपने कमेंट करके मेरे को बताना है कि जो बाबरनामा है ना, इसका इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था भाई। बाबरनामा का जो इंग्लिश में अनुवाद है ना, वो किसके द्वारा किया गया था, ये आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर देना है भाई, ठीक है ना। तो मैं इस कमेंट सेक्शन के अंदर आपके क्वेश्चन आंसर का वेट रहेगा, बता देना आप। तो काबुल के ऊपर अधिकार करता है, उसके बाद ये बादशाह की उपाधि को धारण कर लेता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग पढ़ना चाहे कि जो बाबर के नेक्स्ट अभियान है वो कौन कौन से रहे थे, तो मैंने कहा कि बाबर जब भारत के अंदर आता है ना, तो उससे पहले ये 4 अभियान करता है, 4 युद्ध लड़ता है ये, ठीक है। अब ये चारों युद्ध जो है ये कब कब लड़ता है, या फिर कौन कौन से क्षेत्र के लिए इसने युद्ध लड़े थे, ठीक है। तो आइए फिर अपन यहाँ पे देख लेते हैं। 1518 और 19 के अंदर, 1518 और 19 की अगर हम बात करें, 1518-19 में इसने जो अपना एक प्रयास किया है वो है यूसुफजाई जाति के विरुद्ध भाई। यूसुफजाई जाति के विरुद्ध जो है ना, विरुद्ध इसने अभियान को चलाया, और ये इस अभियान के अंदर क्या रहा था, सफल रहा था, ठीक है ना, सफल रहा था। ये इसका पहला था। तो आप यहाँ पे नोट कर लेना यहाँ पर कि बाबर में भारत के अंदर आने के लिए बाबर का ये पहला प्रयास है। दूसरा जो इसने प्रयास किया था वो प्रयास इसका कब किया गया था, तो वो जो प्रयास इसने किया है वो 1500, देखो 1518 और 19 में कौन सा हो गया, यूसुफजाई जाति के विरुद्ध में हो गया, ठीक है। अब 1519 के अंदर या 1519 में इसने किसको जीता है, तो 1519 में इसने पेशावर को जीत लिया है भाई, पेशावर को जीता था। किसने जीता था, बाबर ने, ठीक है। ऐसे ही 1520 ईस्वी के अंदर अगर हम लोग बात करना चाहें, तो 1520 के अंदर इसने किसको, तो सियालकोट को जीता है भाई, सियालकोट को, यानी 1520 में सियालकोट को जीता था, सियालकोट को जीता था बाबर ने, ठीक है। फिर अगर मैं कहूं कि और कौन सा अभियान है इसका, तो 1524 के अंदर, 1524 में इसने लाहौर को जीत लिया है, प्लस जो दीपालपुर वाला एरिया है ना उसको जीत लिया है भाई, ठीक है ना। लाहौर और दीपालपुर को जीता था। अब आप लोग खुद सोच सकते हो, मैंने आपको पिछले पेज के ऊपर क्या बताया था कि किसी बुक में लिखा मिल सकता है कि बाबर ने अपने टाइम पीरियड में कुल 4 युद्ध ही किए थे, भारत के अंदर 4 युद्ध किए थे, वो ठीक है। लेकिन भारत में आने से पहले बाबर 4 युद्ध कर चुका है, यानी भारत की जो बाउंड्रीज है, अब आज का जो पाकिस्तान है, जैसे देखो लाहौर है, ये वाला जो एरिया है वो पहला भारत के अंदर ही था। तो भारत की सीमा के अंदर तो ये आ चुका है वैसे, ठीक है। वो बात अलग है कि दिल्ली से बाहर ये व्यक्ति 4 युद्ध लड़ रहा है पहले, तो दिल्ली तक पहुंचने के लिए एक प्रकार से इसने 4 युद्ध किए थे, और चारों के अंदर ये विजय रहता है। तो समय कौन सा है, 1524 का है, ठीक है। तो अब अपन देख लेते हैं कि बाबर का भारत में आने, यानी दिल्ली के अंदर जो आने के बाद में जो युद्ध लड़े गए हैं वो कौन सा युद्ध है, या दिल्ली की गद्दी के लिए कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तो आपने हरियाणा की हिस्ट्री के अंदर पढ़ रखा होगा, पानीपत का जो पहला युद्ध है भाई। तो आइए एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूं, यहां पर ठीक से हेडिंग बनाइए, पानीपत का पहला युद्ध भाई, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये कब लड़ा गया था, एग्जैक्ट डेट के साथ याद कर लेना। 21 अप्रैल की डेट है, 21 अप्रैल 1526 का समय है जब पानीपत के पहले युद्ध को लड़ा गया है भाई, ठीक है। किस किस के बीच में हुआ था, तो इधर आपको पता है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है इब्राहिम लोदी, है ना, इब्राहिम लोदी है, ठीक है, याद कर लेना। और इब्राहिम लोदी के पास में अगर मैं कहूं कि कितनी सेना है इसके पास में, तो इसके पास में लगभग बताया जाता है कि उसमें 40,000 के आसपास सेना है भाई,
40,000 के आसपास जो है ना वो इसकी सेना थी। ठीक है, लेकिन बात ये थी कि इस सेना के अंदर क्या है, घोड़े वाली सेना भी है और हाथी वाली सेना भी है भाई। और आप पढ़ेंगे इस युद्ध के अंदर हुआ क्या था इस व्यक्ति के साथ में। और इब्राहिम लोदी ही वो व्यक्ति है जो युद्ध भूमि के अंदर मारा गया था। ठीक है ना, युद्ध भूमि में मारा गया था भाई, युद्ध भूमि में मारा गया था, वो यही व्यक्ति है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आ सकता है कि इस व्यक्ति का मकबरा जो है ना वो कहाँ पर बना हुआ है। तो इस व्यक्ति का मकबरा हरियाणा के अंदर जहां पर युद्ध हुआ था पानीपत के अंदर ही बना हुआ है। ठीक है, और ये जो मकबरा है, क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिए कि बनवाया किस व्यक्ति के द्वारा गया था, तो ये बनवाया गया था बाबर के द्वारा भाई। किसने बनवाया था? बाबर ने इसके मकबरे को बनवाया था, ये बात आप नोट कर लेना। ठीक है, इब्राहिम लोदी कौन है? तो ये बात आपको ही पता है, अंतिम शासक है। तो लोदी वंश का अंतिम शासक था ये, है ना, लोदी वंश का अंतिम शासक भाई, लोदी वंश का अंतिम शासक। ये बात मैं आपको बता करके आया था पिछले वाले पेज के अंदर। ठीक है, इधर मैं कहूं तो युद्ध हुआ है, तो वो किस किस के बीच में हुआ है? तो एक व्यक्ति कौन है यहाँ पर? बाबर है। ठीक है, अब बाबर है ना, तो बाबर ने इस युद्ध के अंदर किसका प्रयोग किया है? तो बाबर ने तुलगुमा जो नीति होती है भाई, कौन सी होती है? तुलगुमा नीति का प्रयोग बाबर के द्वारा किया गया था। तुलगुमा नीति का जो प्रयोग है ना ये बाबर ने किया था। अब ये तुलगुमा नीति क्या होती है? तो आप लिखेंगे तुलगुमा नीति में एक तो तोप खाने का प्रयोग इस व्यक्ति ने किया था भाई, यानी एक तो बाबर ने इस युद्ध के अंदर तोप खाने का प्रयोग किया था। ठीक है ना, तोप खाने का जो प्रयोग है वो इस व्यक्ति के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन आ सकता है कि तोप जो चलाता है ना व्यक्ति, उसका नाम क्या है? तो उसका नेतृत्वकर्ता कौन है? तो उस व्यक्ति का नाम रहेगा अली। ठीक है, इसी नीति के अंतर्गत बाबर ने जो बंदूक है तो बंदूकों का प्रयोग भी किया था भाई, है ना, बंदूकों का जो प्रयोग है वो भी यहाँ पे किया था। बंदूकों का प्रयोग किया है तो उस व्यक्ति को, यानी जो बंदूक वाला डिपार्टमेंट है उसको नियंत्रण करने वाला व्यक्ति कौन है? तो मुस्तफा के नियंत्रण के अंदर किया था भाई। क्लियर हुआ? तो आप लोग पढ़ते हो कि पानीपत के पहले युद्ध से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और काफी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं भाई। ठीक है, तो यहां तक की जो चीजें है ना ये आपको अच्छी प्रकार से पता होना चाहिए। बाबर जो है जब पानीपत के पहले युद्ध को जीतता है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि इस युद्ध के अंदर विजय किसकी होती है? इस युद्ध के अंदर विजय होती है बाबर की। ठीक है, विजय होने के बाद, कहने का इस युद्ध को जीतने के बाद अपन लिखेंगे इसके बाद बाबर ने पानीपत में बाबर ने पानीपत में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया, इसने निर्माण करवाया था, है ना, निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? बाबर ने। तो क्वेश्चन एक बार क्या पूछा गया था? भारत में मुगलों के द्वारा ये जो काबुली बाग मस्जिद है ना, इसके बारे में जब भी क्वेश्चन आए तो बता देना। भारत में मुगलों के द्वारा बनाई गई पहली इमारत है ये। भारत में मुगलों के द्वारा बनाई गई पहली इमारत, बनाई गई पहली जो इमारत है ना वो कौन सी है? तो पहली इमारत है कौन सी? काबुली बाग मस्जिद। और ये कहां पर बनी हुई है? ये पानीपत के अंदर ही बनवाई थी। क्वेश्चन पूछ सकता है पानीपत के पहले युद्ध में बाबर का किसी व्यक्ति ने साथ दिया था क्या? तो बाबर का साथ एक व्यक्ति का नाम आता है, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर बाबर के साथ जो है ना वो यहाँ पर कौन था? तो उस व्यक्ति का नाम है आलम खां भाई। कौन है?
आलम खां जो है ना, ये व्यक्ति है। अब देखो, जब ये युद्ध लड़ा जा रहा है तो आपको पता है कि जिस व्यक्ति ने कभी तोप खाने ना देखी हो, कभी बंदूकें ना देखी हो भाई, और वो सामने अपनी सेना को लेकर के खड़ा हुआ है, तो उसकी सेना के अंदर घोड़े भी है, हाथी भी है। और इधर बाबर की सेना की तरफ से जब पहली बार तोप का प्रयोग किया गया, तो तोप से क्या निकलते हैं, गोले निकलते हैं भाई। तो तोप का गोला जब पहली बार बाबर की तरफ से गया, तो किसकी तरफ गया है, इब्राहिम लोदी की सेना के अंदर। तो कहते हैं कि इब्राहिम लोदी की सेना में जो हाथी है ना, तो तोप खाने का जब प्रयोग हुआ, तो जब उस गोले का वहां पे जाके गिरना हुआ, तो कहते हैं कि उसकी सेना तो मरी तो है ही है, लेकिन साथ में भगदड़ भी बहुत ज्यादा मच गई, क्योंकि जो हाथी है ना, कहते हैं इब्राहिम लोदी की सेना, बहुत सारी सेना जो है ना, वो हाथी के पैरों तले आकर के ही मर गई थी भाई। क्योंकि हाथियों ने भगदड़ वहां पे मचा दी थी, किसको देख करके, तोप खाने को देख करके। जो तोप के गोले जाकर के गिर रहे हैं ना, तो वहां पर एक प्रकार से ब्लास्ट हो रहे हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि युद्ध के अंदर जाकर के बाबर जब युद्ध लड़ रहा है, तो इसकी तरफ से जो तोप खाने का प्रयोग हुआ, उसी की वजह से इब्राहिम लोदी युद्ध को हार गया, और इब्राहिम लोदी युद्ध के अंदर मारा गया था भाई। ठीक है, इसी की सेना के अंदर भगदड़ मची थी, हाथियों के पैरों के तले ने जाकर के कुचल दिया भाई। तो ये रहेगा पानीपत का पहला युद्ध, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इतनी बातें अच्छी प्रकार से नोट आप लोग करेंगे भाई। आइए नेक्स्ट बात आप पढ़ लेते हैं। बाबर का जो अगला युद्ध है वो कौन सा लड़ा गया था? तो बाबर ने अगला जो युद्ध लड़ा है ना भाई, वो खानवा का युद्ध लड़ा है। खानवा का युद्ध लड़ा है इसने। अच्छा, अब ये जो खानवा का युद्ध है ना, ये कब लड़ा गया है, या फिर किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो 16 मार्च 1527 को हुआ था युद्ध ये। ठीक है, 16 मार्च 1527 को ये युद्ध लड़ा जाता है भाई। ठीक है, अब ये जो युद्ध लड़ा गया है, ये किस किस के बीच में हुआ है? तो इधर एक व्यक्ति है जिसका नाम है क्या, राणा सांगा है। एक व्यक्ति कौन है, राणा सांगा है। और इधर जो एक व्यक्ति है उसका नाम क्या है भाई, बाबर ही रहेगा। ठीक है ना, बाबर है। अब देखो, इसमें थोड़ी बात आपको समझना है क्या। कहते हैं कि बाबर की जो सेना है ना, वो एक प्रकार से युद्ध करने के लिए मना कर देती है कि अब हम भारत के अंदर कोई युद्ध नहीं करेंगे। आपको पता होगा कि बाबर को जब आमंत्रित किया गया स्पेशल भारत में आने के लिए, तो ऐसा पढ़ने में आता है कि बाबर की इच्छा तो ये थी कि अपन एक युद्ध लड़ेंगे दिल्ली के अंदर, और उस युद्ध को लड़ने के बाद हम वापिस चले आएंगे कहाँ पर, अपने फरगना प्रांत के अंदर। और यही सोच थी इधर भारत के अंदर आलम खां, दौलत खां इनकी, कि बाबर को हम बुलाते हैं, बाबर आएगा, युद्ध को लड़ेगा और वापिस चला जाएगा, और यहाँ से लूटपाट करके वापिस से निकल लेगा, फिर दिल्ली किसकी है, हमारी है। तो अब कहीं ना कहीं अगर मैं कहूं, बाबर को भी लगा युद्ध जीतने के बाद में कि हम लोग कहाँ पर रहेंगे, हम तो भारत के अंदर ही रहेंगे, हम दिल्ली के अंदर ही रहेंगे। अब हम उन लोगों से भी निपटेंगे जिन्होंने हमारा साथ ना दिया, या जिन्होंने हमें आमंत्रित करने का रोल भी निभाया हो, और जो हमारा साथ नहीं दे रहे थे। तो ये कुछ चीजें हैं जो बाबर को यहाँ पर रहने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन बाबर ने अपनी सेना को कहा था कि हम एक युद्ध लड़ेंगे, वापिस आ जाएंगे। तो कहते हैं कि बाबर की सेना से जब बात पूछी गई है कि अगला युद्ध लड़ेंगे अपन ये वाला, तो कहते हैं कि हम नहीं लड़ेंगे भाई, हम तो वापिस चल दिए। तो अब बाबर के पास में और कोई तो हथियार है नहीं कि अपनी सेना को किस प्रकार से मनाया जाए। तो बाबर एक तमगा टैक्स हुआ करता था, यानी बाबर अपनी सेना को बोलता है कि मैं आज के बाद जो तमगा टैक्स है ये आपसे नहीं लूंगा। या बाबर कहता है कि मैं आज के बाद सोमरस जो है ना उसको नहीं पीऊंगा। ठीक है, ये सब चीजें बाबर अपनाता है, किसके लिए, अपनी सेना को मनाने के लिए। क्योंकि आप है ना, देखो किसी बुक में आप पढ़ोगे तो राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर एक युद्ध आता है जिसको आप बयाना के युद्ध के नाम से जानते हैं भाई। कहते हैं कि बयाना का जो युद्ध हुआ था ना, ये युद्ध फरवरी 1527 के अंदर लड़ा गया था। ये युद्ध लड़ा गया था राणा सांगा और इधर से मैं कहूँ कि बाबर के एक सेनापति है मेहंदी हसन, इनके बीच में कहते हैं कि लड़ा गया था। और इसमें मेहंदी हसन की मृत्यु हो जाती है, और बाबर की बहुत सारी सेना जो है ना वो घायल भी हुई थी। और कहते हैं कि कुछ लोग पिट करके दिल्ली के अंदर आ गए थे। अब उनको लगा कि जब राणा सांगा के सामने वापिस जाएंगे तो भाई साहब हमारा तो जिंदगी खत्म है। बाबर कहता है कि मैं सोमरस नहीं पीऊंगा, तो भाई तू मत पी, भाई तू सोमरस पी चाहे ना पी, हम उसके सामने जाएंगे तो हमारा काम तो हो ही जाएगा ना यहाँ पे। तो बात वही थी। तो कहते हैं कि बाबर ने अंतिम जो हथियार है इस युद्ध को, तो नोट कर लेना यहाँ पर,
बाबर ने किसका नारा दिया था? बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा दिया था भाई। जिहाद का मतलब होता है एक प्रकार का धर्म युद्ध, यानी अपने धर्म के लिए मर मिटना एक प्रकार से। तो धर्म, जैसे जिहाद का नारा दिया ना, तो बाबर की जो पूरी की पूरी सेना है युद्ध को लड़ने के लिए क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है। राणा सांगा का जो व्यक्ति साथ दे रहे हैं ना, वो एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? महमूद लोदी है। एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है भाई? महमूद लोदी है। और एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? हसन खां मेवाती है। एक व्यक्ति कौन है? हसन खां मेवाती। आपने हरियाणा की हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि हसन खां मेवाती से निपटने के लिए बाबर ने किसको भेजा था। आप एक बार साइड में यहाँ पे लिखेंगे, बाबर ने, अगर मैं बात करूं कि जो हरियाणा वाला क्षेत्र है ना, बाबर ने क्या काम किया था? हरियाणा को 4 सरकारों के अंदर बांटा था भाई। 4 सरकारों में बांटा था। आपको पता होगा इस बात का, 4 सरकारों में बांटा था भाई। अब ये चारों सरकारें कौन कौन सी है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर। एक तो नाम दिया था इसने हिसार ए फिरोजा, यानी हिसार सरकार। हिसार सरकार, ठीक है। एक यहाँ पर कौन सी थी? तो सरहिंद की सरकार थी। सरहिंद सरकार, ठीक है। एक यहाँ पर कौन सी है? तो दिल्ली सरकार है। दिल्ली सरकार। क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार ये कि बाबर ने हरियाणा के क्षेत्र को कितने सरकारों के अंदर बांटा था, और एक कौन सी थी उसमें? मेवात सरकार थी भाई। मेवात सरकार। तो ये चारों सरकारें थी। क्वेश्चन आता है ना बहुत बार कि बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को कौन सी सरकार को सौंपा था, तो हुमायूं को हिसार सरकार को सौंपा था भाई, ठीक है ना। हुमायूं को सौंपा था, वो सरकार कौन सी थी अगर आपसे पूछ लिया जाए ना, हुमायूं को सौंपा था। कौन सा? हिसार सरकार को सौंपा था भाई, है ना। आप जब हरियाणा की हिस्ट्री पढ़ते हो तो वहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि बाबर ने 4 सरकारों के अंदर इसको बांटा था, ठीक है। हिसार सरकार है, सरहिंद की सरकार है, दिल्ली सरकार है, और कौन सी है? मेवात सरकार है भाई। आप इसी मेवात सरकार के अंदर किसको पढ़ते हैं? तो हसन खां जो मेवाती है ना, इनका नाम वहां पर आता है। फिर आप पढ़ेंगे कि हसन खां मेवाती से निपटने के लिए बाबर ने किसको भेजा था, तो इसी सरहिंद का जो गवर्नर था अली कुली हमदान, उसको भेजा गया था। और अली कुली हमदान जो है वो इससे पराजित हुआ था। फिर बाबर ने तरसेम बेग और नौरंग बेग को भेजा था निपटने के लिए, है ना। तो वो सब बातें आप पढ़ेंगे इसके अंदर भाई। अब महमूद लोदी जो है, ये एक प्रकार से अगर मैं कहूं तो भाग गया था भाई। ये तो किनारा कर गया था, ठीक है। राणा सांगा ऐसे व्यक्ति हैं, आपने पढ़ा होगा कि 80 घाव जो है कहते हैं कि इनकी बॉडी के ऊपर है, और फिर भी युद्ध लड़ रहे हैं। और राणा सांगा जब घायल होते हैं ना, तो एक बात नोट कर लेना कि इनका जो मुकुट है वो इन्हीं के टाइम पीरियड में एक नाम आता है झाला अज्जा का भाई, ठीक है ना। झाला अज्जा एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने राणा सांगा के घायल होने के बाद में जो राणा सांगा का मुकुट है ना, कहते हैं कि वो पहन करके ये बैठे हुए हैं ताकि सेना के अंदर एक मनोबल बना रहे। लेकिन सेना को पता लग गया था कि राणा सांगा जो है वो घायल हो चुके हैं, युद्ध लड़ने की जो स्थिति है वो नहीं है इनकी। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये युद्ध लड़ा गया था, युद्ध में राणा सांगा जी घायल हुए थे, यहाँ पर सिर्फ मरे नहीं है, घायल हुए थे। वो मरना, इनकी मृत्यु बाद में होती है। तो महमूद लोदी है, हसन खां मेवाती, इन्होंने इसका साथ दिया था। और इसमें विजय किसकी होती है? बाबर की होती है, ठीक है। इसी युद्ध के अंदर जब विजय बाबर की होती है ना, तो बाबर क्या काम करता है? एक तो यहाँ पर आप लिखेंगे गाजी की उपाधि को धारण करता है भाई। गाजी की जो उपाधि है ना, इसको धारण करता है। और साथ में आप लिखेंगे यहाँ पर कलंदर की उपाधि को भी धारण करता है ना। कलंदर की उपाधि को धारण करता है। कलंदर की उपाधि को धारण करता है। तो ये जो उपाधियां है ना, ये बाबर के द्वारा धारण की गई है। किस युद्ध को जीतने के बाद में? युद्ध जो हुआ है कौन से वाला, जिसको आप पढ़ते हैं खानवा के युद्ध के नाम से भाई। तो खानवा का युद्ध जो है ना, ये कब लड़ा गया है? 16 मार्च 1527 के अंदर लड़ा गया था भाई। क्लियर हुआ यहाँ पर? तो इतनी बातें नोट कर लेना। उसके बाद अगर हम लोग पढ़े यहाँ पर,
तो नेक्स्ट आता है चंदेरी का युद्ध, जो 29 जनवरी 1528 को लड़ा गया था भाई। आप लिखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा है, तो चंदेरी का युद्ध है। चंदेरी का जो युद्ध है ना, ये कब लड़ा गया है, तो ये 29 जनवरी को लड़ा गया था, और 29 जनवरी 1528 को ये युद्ध लड़ा गया था भाई। ठीक है, और ये जो युद्ध है ना, किस किस के बीच में लड़ा गया है, तो इसमें एक तरफ तो रहेगा ना, वो कौन सा व्यक्ति है, तो चंदेरी का युद्ध युद्ध है ना, ये एक व्यक्ति जिसका नाम है मेदिनी राय, है ना, मेदिनी राय है, और एक तरफ में कौन है यहाँ पर, बाबर है भाई। मेदिनी राय और बाबर। मेदिनी राय जो है ना, इस व्यक्ति की यहाँ पे क्या होती है, हार होती है इसके अंदर, और विजय किसकी होती है, बाबर की विजय होती है भाई। कहते हैं कि ये एक ऐसा युद्ध हुआ है मात्र 1 या 1.5 घंटे के अंदर, मात्र 1 घंटे का युद्ध था ये, मात्र 1 घंटे का तो युद्ध है ना, वो था कौन से वाला, चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी के अंदर इतनी बातें नोट कर लेना। अगला जो युद्ध है बाबर का, वो कौन सा रहेगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पर। अगला युद्ध इसने लड़ा है कौन सा, जिसको आप घाघरा के युद्ध के नाम से जानते हैं भाई। कौन सा है, घाघरा का जो युद्ध है ना, उस नाम से आप इसको जानते हैं। और घाघरा का जो युद्ध है ना, ये कब लड़ा गया है, तो ये लड़ा गया था 1529 ईस्वी के अंदर। ठीक है ना, 1529 के अंदर घाघरा का जो युद्ध है ना, उसको लड़ा गया भाई। ठीक है ना, 1529 को लड़ा गया भाई। यानी 16 मई 1529 को इस युद्ध को लड़ा गया है, घाघरा का युद्ध भाई। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ है युद्ध ये, तो एक तरफ से अगर मैं कहूं, यही जो महमूद लोदी है भाई, यही जो महमूद लोदी है, या अफगान भी लिखा आ सकता है, और एक तरफ यहाँ पे कौन रहेगा, तो एक तरफ यहाँ पे बाबर है भाई। ठीक है, तो इस युद्ध के अंदर किसकी विजय होती है, आपको पता होगा, इस युद्ध के अंदर बाबर की ही विजय होती है, क्योंकि बाबर हारने वाला तो है ही नहीं। हार किसकी होगी यहाँ पे, हार होती है महमूद लोदी की भाई। ठीक है ना, क्लियर हुआ। अब इस युद्ध के अंदर एक ट्विस्ट है, आपको जो समझना है। अगर मैं बात करूं महमूद लोदी की, तो महमूद लोदी का साथ जिस व्यक्ति ने दिया है ना, एक व्यक्ति है जिसका नाम है नुसरत खां, जो बंगाल का शासक था भाई। कहाँ का था, बंगाल का शासक था नुसरत खां। और एक व्यक्ति जिसका नाम है कौन सा, शेरशाह सूरी है भाई। क्या नाम रहेगा, शेरशाह सूरी। तो ये वो व्यक्ति है जो किसका साथ दे रहे हैं यहाँ पे, महमूद लोदी का साथ दे रहे हैं। आपको यहाँ पर एक बात सीखनी है, कौन सी, इस युद्ध के अंदर, कि बाबर को हमेशा अगर किसी व्यक्ति से डर रहा ना, अपने पुत्रों के लिए, पहले तो लिखो कि बाबर के जो कितने पुत्र रहे हैं, आपको नोट कर लेना यहाँ पर। देखो, अगर मैं कहूं कि यहाँ पर बाबर के जो कितने पुत्र है भाई, तो बाबर के 4 पुत्र जो है ना, वो आपको नोट कर लेने हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, एक का नाम तो क्या था, हुमायूं। एक का नाम क्या है, कामरान है। हुमायूं है, कामरान है। एक का नाम क्या है, अस्करी है, अस्करी है। और एक का नाम क्या है, हिंदल या फिर हिंदाल है भाई। ठीक है ना, हिंदल या हिंदाल। तो अस्करी, हुमायूं, कामरान और हिंदल, ये 4 पुत्र हैं किसके, बाबर के। और अगर मैं कहूं कि बाबर को हमेशा से अगर किसी व्यक्ति से डर था ना, वो किससे था, वो इसी एक व्यक्ति से था, जिसका बचपन के नाम क्या था, फरीद खान था भाई। फरीद खान से फिर ये शेर खां, और शेर खां से बाद में क्या बन गया था, ये शेरशाह सूरी बन गया था। कहते हैं कि बाबर समझाता था बार बार किसको, हुमायूं को। हालांकि ऐसी बात नहीं है, शेरशाह सूरी जो है ना, ये इब्राहिम लोदी के दरबार में भी रहा था, और फिर ये बाबर के टाइम पीरियड में जब आता है, तो बाबर के शासनकाल के अंदर भी रहा था। और बाबर के टाइम पीरियड के अंदर ही उसके बाद अगर मैं कहूँ कि जब हुमायूं का टाइम पीरियड आता है ना, तो ये हुमायूं से किनारा कर लेता है। कहने का मतलब, ये कहीं ना कहीं जो शेरशाह सूरी है, इसकी आंखों में खटक रहा है कौन, हुमायूं। और यही बात हुमायूं को समझाता रहा बार बार कौन, बाबर, कि तुझे अगर बचना है, कहने का मतलब जिस व्यक्ति से तुझे सचेत रहना है ना, वो व्यक्ति कौन है, वो शेरशाह सूरी है।
है ना, इस व्यक्ति से बचना है, यानी फरीद खां से तेरे को बच के रहना है। और जब बाबर के पुत्रों का जिक्र आता है तो हुमायूं सबसे बड़ा बेटा है, और हुमायूं जो है ना, ये बाबर का अगला जो उत्तराधिकारी है वो यही बनेगा भाई। बाबर का जो अगला उत्तराधिकारी है ना, वो यही व्यक्ति था। अगला जो उत्तराधिकारी बना था ना, वो कौन सा व्यक्ति बना था? यही हुमायूं बना था भाई। यानी आप जो पढ़े हैं, जिसको कहीं किसको, बाबर को पढ़े हैं, तो मैंने आपको बातें बताई है। बाबर जब इन युद्धों को लड़ता है तो किसकी विजय होती है? चारों युद्धों के अंदर बाबर की ही विजय होती है। और बाबर इन युद्धों को जीतने के बाद में अब समय जो है ना, वो कौन सा, तो 1530 का समय आएगा बाबर का अगला। तो लिख लीजिए आप यहाँ पर, बाबर की जो मृत्यु है भाई, बाबर की मृत्यु कब होती है? तो 1530 के अंदर इस व्यक्ति की मृत्यु होती है, 1530 के अंदर, ठीक है ना। तो कहते हैं कि जब बाबर को पहली बार जो दफनाया गया था भाई, तो आगरा का जो आराम बाग है, ठीक है ना, आगरा में जो आराम बाग है ना, आराम बाग में इसको दफनाया गया था पहली बार तो। और बाद में कहते हैं कि बाबर की इच्छा कहाँ पर थी? तो काबुल की इच्छा थी भाई इसकी, ठीक है ना। बाद में इसको काबुल में ले जाया गया, काबुल में ले जाया गया था। तो आज भी अगर पूछे कि इसका मकबरा कहाँ पे है, तो काबुल के अंदर ही है, किसका? बाबर का। क्योंकि बाबर की जो पसंद की जगह थी वो ना, वो कौन सी थी? काबुल थी। अब है ना, एक यहाँ पे छोटी सी स्टोरी और है। कहते हैं कि जब बाबर का अंतिम समय है, यानी 1530 का समय जब चल रहा है ना, तो 1530 के अंदर एक समय ऐसा आया जब हुमायूं बीमार पड़ जाता है। और हुमायूं जब बीमार हुआ तो बाबर को लगा कि मेरा अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा? हुमायूं बनेगा। और हुमायूं बीमार है तो इसको ठीक करना पड़ेगा भाई। बात तो वही है कि एक पिता अपने पुत्रों के लिए कुछ भी कर सकता है। कहते हैं कि बाबर ने कुछ एक दो ज्योतिष है उनसे पूछा था, तो उसमें पढ़ने में आता है कि बाबर को ये बोला गया था कि अगर आप अपने जो पसंद की चीज है उसके लिए अगर न्यौछावर कर दो, तो कहते हैं कि ये ठीक हो सकता है भाई। कहते हैं कि जब हुमायूं जिस स्थान के ऊपर लेटा हुआ है, तो बाबर उसके चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ बोलता है कि अगर ये, मतलब हुमायूं ने, मेरा पुत्र अगर ठीक हो जाए तो इसके बदले मैं अपने प्राण दे सकता हूँ, मतलब। तो कहते हैं ऐसा कुछ हुआ उसमें कि बाबर जो है ना, ये बीमार होता गया और हुमायूं ठीक हो गया था। और बाबर जब बीमार हुआ तो उसके बाद में कहते हैं कि ठीक होने का नाम ही नहीं लिया। उसके बाद क्या हुई? इसकी डेथ हुई। और उसकी डेथ होने के बाद उसका अगला उत्तराधिकारी है वो कौन है? हुमायूं है। और अब हम कल पढ़ेंगे कि हुमायूं जो है ये किस प्रकार से बाबर की नीतियों को आगे लेके चलता है, ये व्यक्ति किस प्रकार से दिल्ली के राजपाट को संभालता है। तो बाकी जो बातें वो कल पढ़ेंगे किसके अंदर। एक दो कुछ चीज़ें पेंडिंग है किसके अंदर, बाबर के अंदर ऑलमोस्ट हो चुकी है। और फिर अगर मैं कहूँ कि नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे इसको, हुमायूं को। तो उम्मीद है कि सेशन आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आया होगा। किसी प्रकार की कोई डाउट आपकी नहीं होगी भाई। और कोई प्रकार की डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जितना हो सके सेशन को लाइक और शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं बच्चों कल, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।